ज्ञान का महासागर, भारत की प्राचीन धरोहर। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक जीती जागती कहानी है। यह कहानियों का एक विशाल जंगल है। इस जंगल में हजारों साल पुराने पेड़ हैं। इन पेड़ों की जड़ों में ज्ञान छिपा है। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों का है। वे आर्षि मुनि थे, वे वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया दिया। उन्होंने धर्म को विज्ञान से जोड़ा और विज्ञान को जीवन से। आज 2025 में हम चांद और मंगल पर जा रहे हैं, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते थे। वे जानते थे कि धरती गोल है। वे जानते थे कि समय कैसे चलता है। यह सब ज्ञान हिंदू धर्म ग्रंथों में कहानियों के रूप में लिखा है। सोचो, जब दुनिया के ज्यादातर लोग गुफाओं में रहते थे, तब भारत में बड़े बड़े गुरुकुल थे। इन गुरुकुलों में गणित, विज्ञान, ज्योतिष और आयुर्वेद पढ़ाया जाता था। यह कोई साधारण पढ़ाई नहीं थी, यह जीवन को समझने की कला थी। हमारे ऋषि मुनियों ने यह समझा कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़, तारे सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। इसी सोच को हिंदू धर्म में ब्रह्म कहा गया। यह सोचना कि सब कुछ एक है, अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज थी। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी का एक हिस्सा हैं। हमारे वेदों और पुराणों को सिर्फ धार्मिक किताबें समझना एक भूल होगी। वे ज्ञान के भंडार हैं। उनमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कहानियां हैं, उनमें जीवन के विकास की बातें हैं। उदाहरण के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों को देखो। पहला अवतार मछली यानी मत्स्य है, जो पानी में रहती है। फिर कछुआ यानी कूर्म, जो पानी और जमीन दोनों पर रहता है। फिर सुअर यानी वराह, जो एक जंगली जमीनी जानवर है। फिर आधा इंसान आधा जानवर यानी नृसिंह, और फिर बौना इंसान, वामन, और फिर पूरे विकसित इंसान। यह कहानी डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से कितनी मिलती जुलती है। यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज जीवन के विकास को समझते थे। आज हम जिसे विज्ञान कहते हैं, वह हमारे पूर्वजों के लिए दर्शन था। उनके लिए विज्ञान सिर्फ प्रयोग करना नहीं था, उनके लिए विज्ञान था अनुभव करना, महसूस करना और जीना। उन्होंने प्रकृति के नियमों को समझा। उन्होंने समझा कि शरीर कैसे काम करता है। उन्होंने समझा कि मन कैसे काम करता है। उन्होंने योग और ध्यान जैसी तकनीकें विकसित की। ये तकनीकें आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही हैं। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यह ज्ञान हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही सच है। यह भारत की सबसे बड़ी धरोहर है। शून्य की खोज, गणित का सुनहरा अध्याय। गणित की दुनिया में भारत का सबसे बड़ा तोहफा क्या है? वह है शून्य यानी जीरो। आज जीरो के बिना कुछ भी सोचना मुश्किल है। कंप्यूटर, मोबाइल, रॉकेट, सब कुछ जीरो और एक की भाषा पर चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जीरो आया कहां से? यह भारत की देन है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में शून्य का प्रयोग किया। लेकिन शून्य का विचार भारत में बहुत पहले से था। यह सिर्फ एक अंक नहीं था, यह एक दर्शन था। शून्य का मतलब है कुछ नहीं, और कुछ नहीं में ही सब कुछ छिपा है। यह हिंदू धर्म की एक गहरी सोच है। शून्य के आने से पहले गिनती करना बहुत मुश्किल था। रोमन अंकों को देखो, वे आई, वी, एक्स जैसे अक्षरों का इस्तेमाल करते थे। उनसे बड़ी संख्याओं को लिखना और जोड़ना घटाना बहुत कठिन था। लेकिन जब भारत ने शून्य और दशमलव प्रणाली दी, तो गणित बहुत आसान हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इन 10 अंकों से आप दुनिया की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। यह एक क्रांतिकारी खोज थी। इसने विज्ञान और व्यापार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत ने दुनिया को गिनती करना सिखाया। यह एक छोटा सा तोहफा नहीं था, यह बहुत बड़ा था। हमारे प्राचीन गणितज्ञ सिर्फ शून्य पर ही नहीं रुके, उन्होंने और भी बहुत कुछ खोजा। ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या के नियम बताए। उन्होंने बताया कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जोड़ा और घटाया जाता है। यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। पूरी दुनिया में तब तक कोई यह नहीं जानता था। उन्होंने बीजगणित यानी अलजेब्रा और त्रिकोणमिति
यानी ट्रिगोनोमेट्री में भी बड़े बड़े काम किए। उन्होंने पाई का मान बहुत सटीकता से निकाला। यह सब ज्ञान उन्होंने सूत्रों और श्लोकों के रूप में लिखा ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। सोचो, एक आर्षी एक श्लोक बोलता है और उसमें गणित का एक बड़ा सूत्र छिपा होता है। यह कितना अद्भुत है। यह ज्ञान को कला के साथ जोड़ने जैसा था। हमारे पूर्वजों ने गणित को एक सूखा विषय नहीं बनाया, उन्होंने उसे संगीत और कविता की तरह सुंदर बना दिया। उन्होंने संख्याओं में ब्रह्मांड के रहस्य देखे। उन्होंने ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का इस्तेमाल यज्ञ की वेदी बनाने के लिए किया। हर वेदी का आकार और माप बहुत सटीक होता था। यह दिखाता है कि उनके लिए धर्म, कला और विज्ञान अलग अलग नहीं थे, वे सब एक ही ज्ञान के अलग अलग रूप थे। अंतरिक्ष के तारे और ग्रहों का ज्ञान। आज हमारे पास बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं। हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं, हम मंगल ग्रह की तस्वीरें देखते हैं। यह सब बहुत अद्भुत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले बिना किसी दूरबीन के भारत के आर्षि मुनि आकाश के रहस्यों को जानते थे। वे ग्रहों की चाल को समझते थे। वे जानते थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वे यह भी जानते थे कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। यह बात यूरोप के वैज्ञानिकों ने बहुत बाद में, हजारों साल बाद बताई, लेकिन हमारे ग्रंथों जैसे सूर्य सिद्धांत में यह सब पहले से लिखा हुआ था। हमारे प्राचीन ज्योतिषियों ने समय को बहुत सटीकता से मापा। उन्होंने एक साल में कितने दिन होते हैं, यह लगभग उतना ही सही बताया जितना आज के वैज्ञानिक बताते हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 365.25 दिन होते हैं। यह अद्भुत है। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करना भी सीख लिया था। वे जानते थे कि यह राहु केतु नाम के राक्षसों के कारण नहीं होता। वे जानते थे कि यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की छाया का खेल है, लेकिन उन्होंने इसे कहानियों के रूप में समझाया ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें। विज्ञान को कहानी बनाना भारत की कला थी। महान खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टीय में लिखा था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। इसी वजह से हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। उस जमाने में ज्यादातर लोग मानते थे कि पृथ्वी छपट्टी है और सूरज उसका चक्कर लगाता है, लेकिन आर्यभट्ट ने सच बताया। उन्होंने ग्रहों की दूरी का भी अनुमान लगाया। उनका अनुमान आज के आधुनिक विज्ञान के बहुत करीब है। यह सब उन्होंने कैसे किया? उन्होंने गणित का इस्तेमाल किया, उन्होंने आकाश को ध्यान से देखा और उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। यह दिखाता है कि सच्ची वैज्ञानिक सोच किसी मशीन की मोहताज नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने तारों को देखकर नक्षत्रों के समूह बनाए। उन्होंने 27 नक्षत्रों की खोज की। ये नक्षत्र हमें आकाश में रास्ता दिखाते थे। वे मौसम बदलने का संकेत देते थे। किसान इन नक्षत्रों को देखकर अपनी फसल बोते थे। नाविक इन तारों को देखकर समुद्र में अपना रास्ता खोजते थे। यह ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं था, यह लोगों के जीवन का हिस्सा था। आकाश उनके लिए एक खुली किताब की तरह था। वे उसे पढ़ना जानते थे। उनका कैलेंडर चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति पर आधारित था, जो बहुत ही वैज्ञानिक था। लोहे का स्तंभ, जो आज भी एक रहस्य है। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लोहे का स्तंभ खड़ा है। यह कोई साधारण स्तंभ नहीं है। यह 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। सोचो, लोहा एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत जल्दी जंग लग जाता है। अगर आप आज लोहे की कोई चीज बाहर बारिश में छोड़ दें तो कुछ ही दिनों में वह भूरी हो जाएगी। लेकिन यह स्तंभ 1600 सालों से धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब कुछ सह रहा है, फिर भी इस पर जंग का नामो निशान नहीं है। यह आज के वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। यह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बनाया गया था। यह उस समय की भारतीय धातु कला का एक जीता जागता सबूत है। हमारे प्राचीन कारीगरों को जरूर कोई ऐसी तकनीक पता थी जिससे वे ऐसा लोहा बना सकते थे जो जंगरोधी हो। वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ के लोहे की जांच की है। उन्होंने पाया कि इसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज्यादा है और इसके ऊपर एक बहुत पतली सुरक्षा परत बनी हुई है। यह परत कैसे बनी, यह आज भी एक रहस्य है। शायद बनाने की प्रक्रिया में ही कुछ खास बात थी।
यह दिखाता है कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा उन्नत तकनीक जानते थे। यह सिर्फ एक स्तंभ की बात नहीं है। भारत में धातु बनाने की कला बहुत पुरानी और उन्नत थी। हम वुड्स स्टील नाम का एक खास तरह का स्टील बनाते थे। यह स्टील बहुत मजबूत और धारदार होता था। इससे दुनिया की सबसे अच्छी तलवारें बनती थीं। दमिश्क की मशहूर तलवारें भी इसी स्टील से बनती थीं। यह स्टील भारत से पूरी दुनिया में भेजा जाता था। इसकी तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ मसालों का ही नहीं, बल्कि उच्च तकनीक का भी निर्यात करता था। यह हमारे मेक इन इंडिया का प्राचीन रूप था। इस लोहे के स्तंभ से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि प्राचीन ज्ञान को कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज हम खो चुके हैं। यह स्तंभ हमें चुनौती देता है। यह हमें कहता है कि जाओ, खोजो और सीखो। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली था। यह हमें प्रेरित करता है कि हम भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुए। यह एक खामोश स्तंभ है, लेकिन यह हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह भारतीय प्रतिभा का एक चमकता हुआ उदाहरण है। चलो, समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। लगभग 5000 साल पहले। उस समय दुनिया में ज्यादातर लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, लेकिन भारत में सिंधु घाटी के किनारे बड़े बड़े शहर बस चुके थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ऐसे ही दो शहर थे। ये कोई साधारण शहर नहीं थे। ये आज के आधुनिक शहरों की तरह योजना बनाकर बसाए गए थे। उनकी सड़कें सीधी थीं। वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, जैसे आज के शहरों में ग्रिड सिस्टम होता है। हर घर पक्की ईंटों का बना था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर घर में अपना बाथरूम और शौचालय था। सोचो, 5000 साल पहले। उस समय दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इन शहरों में पानी की निकासी का सिस्टम बहुत ही कमाल का था। हर घर से गंदे पानी को निकालने के लिए नालियां थीं। ये नालियां ढकी हुई थीं। वे सड़क के नीचे से गुजरती थीं और शहर के बाहर एक बड़े नाले में मिल जाती थीं। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैनहोल भी बने थे, ताकि उनकी सफाई की जा सके। यह आज के सीवरेज सिस्टम जैसा ही था। यह दिखाता है कि वे लोग सफाई और स्वास्थ्य को कितना महत्व देते थे। यह उस समय के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की उपलब्धि थी। इन शहरों में बड़े बड़े सार्वजनिक भवन भी थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है। यह एक बड़ा स्विमिंग पूल जैसा था। यह पक्की ईंटों से बना था और इसके पानी को रोकने के लिए तारकोल का लेप लगाया गया था। इसके चारों ओर कमरे बने थे, शायद कपड़े बदलने के लिए। पास में एक कुआं भी था, जिससे इसमें पानी भरा जाता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। इसके अलावा बड़े बड़े अन्न भंडार भी मिले हैं, जहां अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। यह दिखाता है कि उनका समाज कितना संगठित था। यह शहर योजना सिर्फ हड़प्पा तक ही सीमित नहीं थी। धोलावीरा जैसे शहरों में पानी को बचाने और जमा करने की अद्भुत व्यवस्था थी। वहां बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। यह आज के रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा ही है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि हम आज जो कुछ कर रहे हैं, वह सब हमारे पूर्वज हजारों साल पहले ही कर चुके थे। उनकी इंजीनियरिंग और वास्तुकला आज भी हमें हैरान कर देती है। वे जानते थे कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक अच्छे शहर का होना कितना जरूरी है। आयुर्वेद। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु यानी जीवन और वेद यानी ज्ञान। तो आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान। यह सिर्फ बीमारियों का इलाज करने का तरीका नहीं है, यह स्वस्थ रहने की कला है। यह हजारों साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जो भारत में जन्मी। आयुर्वेद मानता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और हमारे शरीर में 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं: वात, पित्त और कफ। जब इन तीनों में संतुलन बना रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब यह संतुलन बिगड़ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। आयुर्वेद का इलाज करने का तरीका बहुत अलग है। यह सिर्फ बीमारी के लक्षणों को नहीं दबाता, यह बीमारी की जड़ तक जाता है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पहले आपकी जीवन शैली, आपके खान पान
और आपकी सोच के बारे में पूछेगा। वह आपकी नाड़ी पकड़कर आपके शरीर की स्थिति का पता लगाएगा। फिर वह आपको बताएगा कि आपके शरीर में किस चीज का संतुलन बिगड़ा है। इलाज सिर्फ जड़ी बूटियों से नहीं होता। इलाज में सही खानपान, योग, प्राणायाम और सही दिनचर्या भी शामिल होती है। इसका लक्ष्य आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाना है, सिर्फ आपकी बीमारी को दूर करना नहीं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद का गहरा ज्ञान भरा पड़ा है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता इसके दो महान ग्रंथ हैं। सुश्रुत को सर्जरी का पिता कहा जाता है। आज से 2500 साल पहले सुश्रुत ने अपनी किताब में 300 से ज्यादा तरह के ऑपरेशन और 120 से ज्यादा सर्जिकल उपकरणों के बारे में लिखा है। वे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, वे टूटी हड्डियों को जोड़ते थे, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वे प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। अगर किसी की नाक कट जाती थी तो वे माथे की त्वचा का इस्तेमाल करके नई नाक बना देते थे। यह तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि इलाज से बेहतर बचाव है। यह हमें बताता है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए और मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या कैसे बदलनी चाहिए। यह हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। आज जब पूरी दुनिया केमिकल वाली दवाओं के साइड इफेक्ट से परेशान है, तब लोग आयुर्वेद की ओर देख रहे हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जो हमारे शरीर का सम्मान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य का खजाना हमारे अपने भीतर, हमारी अपनी रसोई में और हमारी अपनी आदतों में छिपा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही महान था। दुनिया में और भी कई महान सभ्यताएं थीं जिन्होंने अद्भुत काम किए। मिस्र को देखो, उन्होंने विशाल पिरामिड बनाए। ये पिरामिड आज भी खड़े हैं। वे राजाओं की कब्रें थीं। उन्हें बनाने की तकनीक आज भी एक रहस्य है। मिस्र के लोग शवों को संरक्षित करना जानते थे। वे मम्मी बनाते थे। वे मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है। उन्होंने चिकित्सा और खगोल विज्ञान में भी तरक्की की थी। उनकी चित्रलिपि, जिसे हायरोग्लिफिक्स कहते हैं, बहुत मशहूर है। वे भी हमारी तरह एक महान प्राचीन सभ्यता थे। चीन भी एक बहुत पुरानी और महान सभ्यता है। उन्होंने कागज का आविष्कार किया। उन्होंने छपाई की तकनीक खोजी। उन्होंने कुतुबनुमा बनाया जो दिशा बताता है, और उन्होंने बारूद का भी आविष्कार किया। चीन की महान दीवार आज भी दुनिया के अजूबों में गिनी जाती है। यह हजारों किलोमीटर लंबी है और इसे दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। चीन के लोगों ने रेशम बनाने की कला भी खोजी, जो सदियों तक एक रहस्य बनी रही। उनकी सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। यूनान को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र का विचार दिया। उन्होंने दर्शन शास्त्र में बड़े बड़े काम किए। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक वहीं हुए। उन्होंने विज्ञान और गणित में भी बहुत योगदान दिया। पाइथागोरस का प्रमेय आज भी हम स्कूलों में पढ़ते हैं। उन्होंने ओलंपिक खेलों की शुरुआत की। उनकी वास्तुकला, उनके मंदिर और उनकी मूर्तियां आज भी बहुत सुंदर मानी जाती हैं। उन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया। उनकी सभ्यता ने पश्चिमी दुनिया की नींव रखी। लेकिन इन सभी महान सभ्यताओं के बीच भारत की अपनी एक अलग पहचान थी। जहां मिस्र के पिरामिड राजाओं की शक्ति दिखाते थे, वहीं भारत के मंदिर आध्यात्मिकता का केंद्र थे। जहां चीन ने बाहरी दुनिया के लिए दीवार बनाई, वहीं भारत ने अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखे। जहां यूनान ने तर्क और बहस पर जोर दिया, वहीं भारत ने अनुभव और अनुभूति को महत्व दिया। भारत का सबसे बड़ा योगदान था अंदर की दुनिया की खोज। योग, ध्यान, शून्य का दर्शन, आयुर्वेद, ये सब इंसान के मन और आत्मा से जुड़े थे। भारत की महानता सिर्फ बाहरी निर्माण में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास में थी। हमारे पुराणों और महाकाव्यों में कई ऐसी कहानियां हैं जो आज हमें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती हैं। रामायण की कहानी को ही ले लो, उसमें एक पुष्पक विमान का जिक्र आता है। यह एक ऐसा विमान था जो मन की गति से चलता था। उसे छोटा या बड़ा किया जा सकता था, वह कहीं भी जा सकता था। रावण ने इसे कुबेर से छीना था, और जब भगवान राम ने रावण को हराया तो वे इसी विमान में बैठकर सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। यह कहानी सुनकर
ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। यह सोचना बहुत रोमांचक है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास सच में ऐसी तकनीक थी? क्या वे उड़ना जानते थे? हो सकता है कि पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना हो, एक कवि की सुंदर कल्पना, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह किसी खोई हुई तकनीक की याद हो। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथों जैसे वैमानिक शास्त्र में विमान बनाने की तकनीकों का जिक्र मिलता है। उसमें अलग अलग तरह के विमानों, उनको बनाने के लिए जरूरी धातुओं और उनके उड़ने के सिद्धांतों के बारे में लिखा है। आज के वैज्ञानिक इन ग्रंथों पर शोध कर रहे हैं। वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसी तरह महाभारत में भी कई अद्भुत अस्त्र शस्त्रों का जिक्र है। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शक्तिशाली था कि पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। जहां वह चलता था वहां सालों तक कुछ भी उगता नहीं था। यह सुनकर आज के परमाणु बम की याद आती है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या यह किसी विनाशकारी हथियार का सांकेतिक वर्णन है? हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वे हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों की कल्पना कितनी ऊंची थी। इन कहानियों का सच, चाहे जो भी हो, वे एक बात जरूर दिखाती हैं। वे दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज तकनीक और विज्ञान के बारे में सोचते थे। वे ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते थे जो आज भी हमारे लिए एक सपना है। कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमें प्रेरणा देती हैं। वे हमारे अंदर जिज्ञासा जगाती हैं। पुष्पक विमान की कहानी हमें उड़ने का सपना दिखाती है। ब्रह्मास्त्र की कहानी हमें विनाशकारी हथियारों के खतरे से सावधान करती है। ये मिथक नहीं है, ये संभावनाओं की कहानियां हैं। ये हमें बताती हैं कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। तो हमने देखा कि भारत का अतीत कितना गौरवशाली और ज्ञान से भरा हुआ था। हमने शून्य की खोज की। हमने लोहे का ऐसा स्तंभ बनाया जिस पर जंग नहीं लगता। हमने आयुर्वेद जैसा जीवन का विज्ञान रचा। हमने आकाश के तारों का रहस्य समझा। लेकिन इस सब ज्ञान का आज 2025 में हमारे लिए क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ गर्व करने की बात है या हम इससे कुछ सीख भी सकते हैं? मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा अतीत एक खजाना है जिससे हम आज भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। पहली चीज जो हम सीख सकते हैं वह है प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना। हमारे पूर्वज प्रकृति का सम्मान करते थे। वे जानते थे कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। आज जब हम पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो यह सीख बहुत जरूरी है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति में मिलने वाली जड़ी बूटियों से स्वस्थ रहा जा सकता है। हड़प्पा की नगर योजना हमें सिखाती है कि कैसे पानी को बचाया जा सकता है। यह प्राचीन ज्ञान आज की समस्याओं का समाधान दे सकता है। दूसरी चीज जो हम सीख सकते हैं वह है ज्ञान को देखने का नजरिया। हमारे पूर्वजों के लिए विज्ञान, कला, धर्म और दर्शन अलग अलग नहीं थे। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। गणित को श्लोकों में लिखा जाता था। वास्तुकला में ज्यामिति और आध्यात्मिकता का संगम होता था। यह हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सच्ची नवीनता तभी आती है जब अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से मिलते हैं। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में इस सोच को वापस लाने की जरूरत है। अंत में, हमारा अतीत हमें आत्मविश्वास देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम उस सभ्यता के वंशज हैं जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जब हम यह जानते हैं कि हमारे पूर्वज इतने महान थे, तो हमें भी महान काम करने की प्रेरणा मिलती है। हमें अपनी जड़ों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अतीत में जीते रहना काफी नहीं है। हमें उस ज्ञान से प्रेरणा लेकर भविष्य का निर्माण करना है। हमें नए आविष्कार करने हैं। हमें नई खोज करनी है। हमें भारत को एक बार फिर से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बनाना है। हमारा अतीत हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन चलना हमें ही होगा।